हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए जियोग्राफी के क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी में कुल मिलाकर 91 क्वेश्चन पेपर के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 5 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग मानव भूगोल के मूल सिद्धांत से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का सिद्धांत किसने विकसित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, थॉमसन तथा नोटेस्टीन ने। जनांकीय संक्रमण या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन एवं नोटेस्टीन द्वारा किया गया। उन्होंने पश्चिमी देशों के अनुभव का प्रयोग करके जनसंख्या के कालिक वृद्धि प्रतिरूप का सामान्यीकरण जन्म दर और मृत्यु दर में होने वाले कालानुक्रमी परिवर्तनों के आधार पर किया। नोटेस्टीन ने जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं का प्रतिपादन किया, जो इस प्रकार है। प्रथम, इसमें उच्च वृद्धि दर अवस्था होती है। द्वितीय, यह ह्रासमान वृद्धि दर की अवस्था है। और तृतीय, जनसंख्या ह्रास अवस्था है। अगला प्रश्न है, 2 कॉलम नीचे दिए गए हैं, उनका सही मिलान कीजिए। कॉलम 1 में जनसांख्यिकी अवस्थाएं और कॉलम 2 में जनसंख्या की विशेषताएं दी हुई हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अवस्था 1 का स्थिर जनसंख्या की वृद्धि दर होगा। अवस्था 2 का जनसंख्या विस्फोट होगा। अवस्था 3 का जनसंख्या की मंद वृद्धि होगा। और अवस्था 4 का जनसंख्या वृद्धि का धीरे धीरे घटना होगा। अगला प्रश्न है, जनांकीय संक्रमण का कौन सा चरण निम्न जन्म और मृत्यु दर और धीमी जनसंख्या वृद्धि का निरूपण करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चरण 4। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के चरण 4 निम्न जन्म और निम्न मृत्यु दर धीमी जनसंख्या वृद्धि का निरूपण करता है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत 1929 में थॉमसन तथा 1945 में नोटेस्टीन महोदय द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इन्होंने इसे 3 चरण में विभाजित किया तथा सीपी ब्लेकर व कोलिन क्लार्क महोदय ने इसे 5 चरणों में विभक्त किया है। अगला प्रश्न है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के 3 अवस्थाओं वाले मॉडल और उसकी विशेषताएं 2 कॉलमों में दी गई हैं, उनका सही मिलान कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। सही सुमेलन इस प्रकार है। पहली अवस्था का प्रजननशीलता और मतरता दोनों उच्च रहती है। दूसरी अवस्था का प्रारंभ में प्रजननशीलता उच्च बनी रहती है, किंतु यह समय के साथ घटती जाती है और मृत्यु दर घटती है। तीसरी अवस्था का प्रजननशीलता और मतरता दोनों घटती है। अगला प्रश्न है, जनसांख्यिकी संक्रमण के आधार पर निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरे चरण की विशेषता जनसंख्या में कमी होती है। ये सही नहीं है। जनांकीय संक्रमण के पहले चरण में जन्म और मृत्यु की दोनों दरें अधिक होती हैं, जबकि दूसरे चरण की विशेषता में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। अर्थात इस अवस्था के प्रारंभ में प्रजननशीलता उच्च बनी रहती है, किंतु समय के साथ घटती जाती है। यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। तीसरे चरण में तीव्रता से जन्म दर में कमी होती है। इसमें प्रजननशीलता और मतरता दोनों अधिक घट जाती है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनांकीय संक्रमण के चरणों में से जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चरण 1 में। अगला प्रश्न है, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जनसांख्यिकी संक्रमण का पहला चरण घटती जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर से पहचाना जाता है। ये कथन गलत है। यह इस परिकल्पना पर आधारित है कि मृत्यु दर में गिरावट उर्वरता में गिरावट से पहले आती है। ये सही है। इस सिद्धांत को W.S. थॉम्सन तथा फ्रैंक W. नोटिस्टीन द्वारा इसके मूल रूप में पेश किया गया था। ये भी सही है। और यह सिद्धांत बताता है कि किसी समाज का सामाजिक आर्थिक परिवर्तन उसके जनसांख्यिकी संक्रमण के साथ साथ होता है। ये भी सही है। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत इस परिकल्पना पर आधारित है कि मृत्यु दर में गिरावट उर्वरता में गिरावट से पहले आती है। इस सिद्धांत को W.S. थॉम्सन तथा फ्रैंक W. नोटिस्टीन द्वारा इसको मूल रूप से पेश किया गया था। यह सिद्धांत बताता है कि किसी समाज का सामाजिक आर्थिक परिवर्तन उसके जनसांख्यिकी संक्रमण के साथ साथ होता है। जनसांख्यिकी संक्रमण का पहला चरण उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर से पहचाना जाता है, न कि घटती जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर से। जबकि घटती जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर तीसरे चरण की विशेषता है। दूसरे चरण में उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर रहता है। अगला प्रश्न है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उच्च प्रजननशीलता और उच्च मतरता। अगला प्रश्न है, जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, उच्च प्रजननशीलता और उच्च मतरता। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के पहले चरण की विशेषता थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उच्च BR और उच्च DR, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। अगला प्रश्न है, जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल का निम्न में से कौन सा चरण उच्च जन्म दर लेकिन निम्न मृत्यु दर की भविष्यवाणी करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा चरण। जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल की द्वितीय चरण की उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर पाई जाती है। इस अवस्था में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है, जिसे जनसंख्या का विस्फोट कहते हैं। विश्व के अधिकांश विकासशील देश इस अवस्था से गुजर रहे हैं। तीसरी अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से घटती है। परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आ जाती है, परंतु जनसंख्या में वृद्धि जारी रहती है। अगला प्रश्न है, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के कौन से चरण में आप अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि का भविष्य कर सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरे चरण में। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के चरण 2 और चरण 3 में अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलती है। किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न
जन्म दर व निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होती है। ये परिवर्तन अवस्थाओं में होता है जिन्हें सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। जनांकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था के आरंभ में प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है, किंतु यह समय के साथ घटती जाती है। इसमें जनांकीय संक्रमण जिसका नतीजा जनन क्षमता दर पुनः स्थापना से कम होता है, यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं व स्वच्छता में सुधार के साथ मतरता में कमी आती है। इस अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च होता है। जनांकीय संक्रमण की तृतीय अवस्था में प्रजननशीलता और मतरता दोनों अधिक घट जाती है तथा जनसंख्या मंद गति से बढ़ती है। अगला प्रश्न है, दूसरा जनसांख्यिकी संक्रमण इससे संबंध रखता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वह जनसांख्यिकी संक्रमण जिसका नतीजा जनन क्षमता दर पुनः स्थापना से कम होता है। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपनी जनसंख्या वृद्धि को हतोत्साहित करने के लिए एक बच्चे की नीति अपनाई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चीन। चीन ने अपनी जनसंख्या वृद्धि को हतोत्साहित करने के लिए एक बच्चे की नीति अपनाई। 1970 के दशक में चीन में हो रही अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाने के लिए सन 1980 में चीन की पंचम जनवादी कांग्रेस के तृतीय सम्मेलन में प्रति दंपति केवल एक बच्चा नीति का आह्वान किया गया। इस नीति के अनुसार नगरीय दंपतियों को एक और ग्रामीण दंपतियों को 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति थी और इस नियम का उल्लंघन करने वालों को अनेकों सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता था। सन 2016 के प्रारंभ में चीन सरकार द्वारा प्रति दंपति 2 बच्चों के जन्म को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान कर दी गई। अगला प्रश्न है, 1980 में कौन सा देश अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपनी जनसंख्या वृद्धि को हतोत्साहित करने के लिए एक बच्चे की नीति अपनाई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चीन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन के स्तर है? पहला है उच्च मृत्यु दर एवं जन्म दर निम्न वृद्धि दर। दूसरा है मृत्यु दर में तीव्र पतन, मंद गति से बढ़ता जन्म दर, अत्यंत निम्न वृद्धि दर। तीसरा है जन्म दर में तीव्र पतन, आगे बढ़ती हुई मृत्यु दर में पतन। चौथा है जन्म और मृत्यु दर में पतन, वृद्धि में भी पतन। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। उच्च मृत्यु दर एवं जन्म दर तथा निम्न वृद्धि दर जनसंख्या परिवर्तन के स्तर हैं। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन जनसंख्या परिवर्तन मॉडल की तृतीय अवस्था के बारे में सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जन्म दर में पतन, मृत्यु दर में पतन, कुल जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या परिवर्तन की तृतीय अवस्था में जन्म दर में पतन, मृत्यु दर में पतन के साथ जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। जनसंख्या परिवर्तन के प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व उच्च मतरता होती है, जबकि द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में प्रजननशीलता उच्च बनी रहती है, किंतु यह समय के साथ घटती जाती है। यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या पिरामिड का आधार चौड़ा हो तो उसमें डैश नहीं होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वृद्धावस्था की जनन संख्या।
जनसंख्या पिरामिड का आधार चौड़ा हो तो उसमें वृद्धावस्था की जनन संख्या नहीं होता है, जबकि उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर तथा कम मात्रा की जीवितावधि जनसंख्या पिरामिड का आधार चौड़ा होने की विशेषताएं हैं। उदाहरण के लिए नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड विस्तृत आकार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड होगा, जो अल्प विकसित देशों का प्रतिरूपी है। इसके पिरामिड में उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्गों में विशाल जनसंख्या पाई जाती है। अगला प्रश्न है, विस्तृत आधार एवं संकीर्ण शिखर वाला आयु लिंग पिरामिड डैश का है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नाइजीरिया का। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के आयु लिंग संरचना का प्रतिनिधित्व करने में इनमें से कौन सा अत्यधिक उपयुक्त आरेख है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पिरामिड आरेख। जनसंख्या के आयु लिंग संरचना का प्रतिनिधित्व करने में पिरामिड आरेख अत्यधिक उपयुक्त आरेख है। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से है। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करती है। प्रत्येक आयु वर्ग में बायां भाग पुरुषों का तथा दायां भाग स्त्रियों का प्रतिशत दर्शाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसका आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार का है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार का है, जो शीर्ष की ओर शुंडाकार होता है। यह दर्शाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है, जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या स्थिर हो जाती है। जापान के पिरामिड का संकीर्ण आधार और शुंडाकार शीर्ष निम्न जन्म और मृत्यु दरों को दर्शाता है। इस प्रकार के पिरामिड वाले देशों में जनसंख्या वृद्धि शून्य अथवा ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न है, घंटी के आकार का आयु लिंग पिरामिड जो शीर्ष की ओर शुंडाकार होता है इंगित करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्थिर जनसंख्या। अगला प्रश्न है, उत्पादक जीवन के वर्ष का परिकलन मृत्यु की आयु इतनी मानकर किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 65। उत्पादक जीवन के वर्ष का परिकलन मृत्यु की आयु 65 वर्ष मानकर किया जाता है। 15 से 59 आयु वर्ग का सीधा संबंध क्रियाशील तथा उत्पादक जनसंख्या से है। क्रियाशील देशों में जहां जीवन संभाव्यता निम्न है, इसकी क्रियाशीलता तथा उत्पादक जनसंख्या की ऊपरी सीमा 59 वर्ष मानी जाती है। अगला प्रश्न है, पिछली अनेक पीढ़ी से यदि जन्म दर मृत्यु दर से थोड़ा अधिक है तो जनसंख्या पिरामिड का संभाव्य आकार निम्न में से कौन सा होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तल भाग में शीर्ष भाग से अधिक चौड़ा। जनसंख्या पिरामिड का प्रतिपादन डब्ल्यू थॉम्सन तथा आर्थर लेविस ने किया था। इसके अनुसार जब किसी देश की जनसंख्या की आयु तथा लिंग संरचना को एक साथ ग्राफ में अंकित किया जाता है तो एक पिरामिड प्राप्त होता है, जिसमें चौड़ा आधार कम उम्र की जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। इसमें एक्स अक्ष पर व्यक्तियों की संख्या तथा वाई अक्ष पर उनकी आयु प्रदर्शित होती है। यह विस्तृत आकार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड है जो अल्प विकसित देशों का प्रतिरूपी है। यदि जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है तो निचली आयु वर्ग में बच्चों की संख्या अधिक प्राप्त होगी, इसीलिए आधार शीर्ष भाग से अधिक चौड़ा होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिगामी जनसंख्या जब एक ग्राफ पर आलेखित की जाती है तो यह निर्माण करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संकीर्ण आधार पिरामिड का।
प्रतिगामी जनसंख्या जब एक ग्राफ पर आलेखित की जाती है तो वह संकीर्ण आधार पिरामिड का निर्माण करती है। संकीर्ण आधार पिरामिड और सुंडाकार शीर्ष पिरामिड निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर को दर्शाता है। इसे ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड भी कहा जाता है। वह जनसंख्या पिरामिड जो अपने आधार तल पर संकरा हो जाता है उसे ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड कहा जाता है। यह विकसित देशों का सूचक है। जापान का आयु लिंग पिरामिड दर्शाता है कि इस प्रकार के पिरामिड वाले देशों में जनसंख्या वृद्धि शून्य अथवा ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या लाभांश डैश से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जनसंख्या में युवकों की आयु संरचना। जनसंख्या लाभांश जनसंख्या में युवकों की आयु संरचना से संबंधित है क्योंकि वे कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यशील जनसंख्या कृषि, वानिकी, मत्स्य विनिर्माण, निर्माण, व्यावसायिक परिवहन सेवाओं, संचार तथा अन्य अवर्गीकृत सेवाओं जैसे व्यवसायों में भाग लेते हैं तथा ये देश के विकास में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या संरचना का आर्थिक गुण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना जनसंख्या संरचना का आर्थिक गुण है। व्यावसायिक संरचना में कार्यशील जनसंख्या कृषि, वानिकी, मत्स्य विनिर्माण, व्यावसायिक परिवहन सेवाओं, संचार तथा अन्य अवर्गीकृत सेवाओं जैसे व्यवसायों में भाग लेते हैं। केवल उद्योगों और अवसंरचना से युक्त एक विकसित अर्थव्यवस्था ही द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुर्थक सेक्टरों में अधिक कर्मियों को समायोजित कर सकती है। यदि अर्थव्यवस्था अभी भी आदिम अवस्था में है तब प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न लोगों का अनुपात अधिक होगा क्योंकि इसमें मात्र प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन होता है। अगला प्रश्न है, धक्का और खिंचाव कारक जिम्मेदार हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, माइग्रेशन या प्रवसन के लिए। धक्का और खिंचाव कारक पुश एंड पुल फैक्टर प्रवसन के लिए जिम्मेदार हैं। लोग सामान्य रूप से अपने जन्म स्थान से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों को दो संवर्गों में रखा जा सकता है। पहला है पुश फैक्टर। प्रतिकर्ष कारक वह कारक है जो लोगों को निवास स्थान या उद्गम को छुड़वाने का कारण बनते हैं, जैसे बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन आदि। दूसरा है पुल फैक्टर। ये वे कारक हैं जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं या बेहतर जीवन यापन की दशाएं, शांति व स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु इत्यादि। अगला प्रश्न है, प्रवास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकर्ष कारक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन। अगला प्रश्न है, प्रवास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपकर्ष कारक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बेहतर जीवन यापन की दशाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहरी समूह की प्रवासी जनसंख्या में हिस्सेदारी सबसे अधिक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई यूए। मुंबई शहरी समूह की प्रवासी जनसंख्या में हिस्सेदारी सबसे अधिक है। प्रवास के अंतर्गत जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं उद्गम स्थान कहलाता है और जिस स्थान पर आगमन करते हैं वह गंतव्य स्थान कहलाता है। अप्रवास प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। उत्प्रवास प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, नेट माइग्रेशन क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किसी देश के अप्रवासियों और
प्रवासियों की संख्या के बीच का अंतर। नेट माइग्रेशन किसी देश में अप्रवासित और प्रवासियों की संख्या के बीच का अंतर है। शुद्ध प्रवासन किसी अवधि के दौरान प्रवासियों की कुल संख्या है जिसमें नागरिक और गैर नागरिक दोनों शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय देशांतरण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्र के बीच लोगों का संचलन। राष्ट्रों के बीच लोगों के संचलन को अंतर्राष्ट्रीय देशांतरण कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय देशांतरण राष्ट्रों के बीच लोगों का प्रवास की गणना दो आधारों पर की जाती है। पहला है जन्म स्थान, यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न हो। दूसरा है निवास का स्थान, यदि निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है। आंतरिक प्रवास के अंतर्गत 4 धाराओं की पहचान की गई है जो इस प्रकार हैं: ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से नगरीय, नगरीय से ग्रामीण। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया है। अभिकथन है, प्रवासन की आयु संरचना पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कारण है, प्रवासन आयु चयनात्मक की ओर ध्यान देता है, जिसका अर्थ है कि 15 से 30 वर्ष की आयु समूह के लोग छोटी तथा बड़ी आयु समूह के लोगों की तुलना में अधिक गतिशील होते हैं। उपरोक्त 2 कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या है। प्रवासन की आयु संरचना पर सीधा प्रभाव पड़ता है क्योंकि प्रवासन आयु चयनात्मक की ओर ध्यान देता है, जिसका अर्थ है कि 15 से 30 वर्ष की आयु समूह के लोग छोटी तथा बड़ी आयु समूह के लोगों की तुलना में अधिक गतिशील होते हैं। आयु संरचना विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। जनसंख्या संगठन का यह एक महत्वपूर्ण सूचक है क्योंकि 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच जनसंख्या का बड़ा आकार एक विशाल कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मानव अधिवास से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।